हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का क्रैश कोर्स के डेमो वीडियो के अंदर। बच्चों, मैं आज आप सभी के लोगों के सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक उठा के लेके आने वाला हूं जिसको अगर आपने इस डेमो वीडियो में ही कर लिया तो आप अपने पीवाईक्यूज जो भी होंगे आप लगाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप सारे यूं ही सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। बेटा जी, मैं टॉपिक जो लेके आया हूं डेट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक का वेटेज काफी भारी होता है, हर साल एक सवाल देखने को मिलता है। इस डेमो वीडियो को ही अटेंड करने से आपको मैं पूरी गारंटी दे सकता हूं इस साल आने वाला सवाल आपका होगा। ठीक है, इस डेमो वीडियो से ही। खैर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज मैं अगर चर्चा करूं तो मैं कहानी की शुरुआत करना चाहूंगा डी ब्रॉगली से। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने कहा इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होता है, एक होता है लहराते हुए बल खाते हुए वेव के फॉर्म में और एक होता है पार्टिकल नेचर। यानी कि डी ब्रॉगली साहब ने हमें सबसे पहली बार यह बात बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। और यह बात हमें कहां बताई गई है? तो यह बात हमें बताई गई है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। थोड़े टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। सेम टाइम सेम जगह, यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कहानी उसी तरीके से है। पान की दुकान पे आप खड़े हैं और आपके सामने से कोई सुंदर इंसान गुजर रहा है और स्कूटी पे या फिर स्कूटर पे वो बैठा हुआ है और आपसे कहा जाए एग्जैक्ट टाइम पे उसकी पोजीशन बताओ और मोमेंटम भी बताओ, तो आप तुरंत नहीं कैलकुलेट कर सकते। बस यही बात हाइजेनबर्ग ने कही थी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर उसके पास वेव नेचर है तो हर पॉइंट पे उसकी पोजीशन क्या कर रही है? बदल रही है। और मोमेंटम भी क्या कर रहा है? बदल रहा है। बस इसी कहानी को लेके हम आगे बढ़े और हमने डिस्कवरी कर डाली किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं बेटा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होता कौन है? तो जवाब आता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर है? वेव नेचर। यानी कि जब दो एटम को मैं करीब ले आऊंगा, जब दो एटम को मैं करीब ले आ रहा हूं, तो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे जैसे ही दो एटम को करीब लेके आऊंगा, मुझे एक चीज नजर आएगी कि यहां पे वेव का मिलन होगा। क्या होगा? वेव का मिलन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये एटम ए है और ये एटम बी है। एटम ए और एटम बी को लेके आया तो कंडीशन दो हो सकती है, इनके वेव कुछ इस तरीके से मिले कि ये भी पॉजिटिव में चल रहा हो और ये भी नेगेटिव में चल रहा हो। मतलब ये दोनों सेम फेज में चल रहे हो। किस में चल रहे हो बेटा? सेम फेज में। जैसे ये चल रहा हो वैसे ही ये भी चल रहा हो, इसकी भी वेव, यानी सेम फेज में वेव का मिलन हो जाए। या फिर कंडीशन एक ये भी हो सकती है कि ए का वेव कुछ इस तरीके से चल रहा था, वहीं एक जो बी है उसका वेव कैसे चल रहा था? अपोजिट फेज में चल रहा था। कैसे चल रहा था बेटा? अपोजिट फेज में चल रहा था। एक जो है वो सेम फेज में चल रहा था और एक जो है वो अपोजिट फेज में चल रहा था। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। ये क्या है? अपोजिट फेज में। इन वेव के मिलन को कहा जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है बेटा। एक होता है इंटरफेरेंस, अगर मैं आपसे बात करूं इंटरफेरेंस, वेव का मिलन, फिजिक्स में और डीपली पढ़ोगे। वेव का मिलन एक होता है कंस्ट्रक्टिव। कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव। और एक कैसा होता है बेटा? डिस्ट्रक्टिव होता है। कैसा होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। जब ये दोनों वेव मिलती हैं बेटा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। जी हां साहब, अगर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा तो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आएगा एम्पलीट्यूड। क्यों सर? जो इसका एम्पलीट्यूड है जरूरी थोड़ी कि उसका भी माइनस में उतना ही हो। इस बात की तो आप गारंटी दे नहीं सकते। हाइजेनबर्ग ने बोला है यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो तो पहले ही बोल चुके हैं। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं, ये आपने कैसे कह दिया? तो अगर आप नहीं कह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कह रहे हो कि यहां पे ये दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होगा, इस वजह से ये जीरो नहीं हो सकता। नियरली जीरो होता है। नियरली जीरो होता है। एग्जैक्ट जीरो जैसा या 100 जैसा केमिस्ट्री में कभी कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो नियरली जीरो आएगा एम्पलीट्यूड। वहीं कंस्ट्रक्टिव के केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और आप सभी को पता है एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बेटा तो एनर्जी घटती है।
एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी घटती है। बस साहब यही जन्म दे देता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। ये इंटरफेरेंस, ये वेव का मिलन ही जन्म दे देता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये कहना है कि जब भी इस दुनिया में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बने हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहानी की शुरुआत करते हैं सर। यहां पे जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे भाई जब मैं दो एओ को मिला रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एओ मिलते हैं तो दरअसल होता क्या है कि यहां पे एक की एनर्जी घटती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ा एक जगह तो एनर्जी घटी, और एक जगह एम्पलीट्यूड घटा तो एनर्जी बढ़ी। मतलब इन दोनों ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के मिलने की वजह से दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक दूसरे के साथ क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, एक की एनर्जी में थोड़ी कमी आएगी और एक की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। जो अगर मैं आपसे बात करूं, ये दोनों क्या थे, ये दोनों एओ एओ थे यानी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या है बेटा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो इस दुनिया में दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी जन्म होता है। एक को हम कहते हैं बीएमओ और एक को हम कहते हैं एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है। लेट सपोज इसकी एनर्जी 4 थी और इसकी भी एनर्जी 4 थी, तो यहां रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एनर्जी इसकी मान लो 5 हो गई और इसकी क्या हो गई, 3 हो गई। नेट एनर्जी कंजर्व रही। मतलब एक का 4 था तो दूसरे का भी 4 ही है, और 4 4 जैसे ही मिले तो एनर्जी 5 और 3 में डिवाइड हो गई। मतलब एक की थोड़ी कम हो गई और एक की ज्यादा हो गई। सवाल सबसे पहला आपसे यह पूछा जाएगा कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसको हम कहते हैं बीएमओ और इसको हम कहते हैं एबीएमओ। तो सबसे पहला सवाल कि आप मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन होगा। तो मेरे भाई अगर एनर्जी की वैल्यू अगर मैं E इज इक्वल टू 0 ये मानता हूं, तो इससे जिसकी कम एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है मेरे भाई उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बेटा जी अगर हम बात करें कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा रहेगी। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बीएमओ के, बीएमओ सबसे ज्यादा स्टेबल, देन एओ, देन होगा एबीएमओ। यकीन मानो दोस्त, जेईई मेंस ने एक बार ये पूछ रखा है आपका। अब तुमसे पूछ लिया जाए ऑर्डर को उल्टा करके कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप मुझे बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं रिएक्टिविटी छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं कि आप मुझे एनर्जी का ऑर्डर बताइए। एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, तो एनर्जी सबसे ज्यादा एबीएमओ की होगी, देन एओ की होगी, देन किसकी होगी, बीएमओ की होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं इसी तहत पे मैं आगे चलता हूं, और सबसे पहला जो पिन पॉइंट है, जो सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा, मैं वही करा देता हूं आपको। कहा जाता है बेटा कि O2 और O में आयनाइजेशन एनर्जी जो ज्यादा होती है वो होती है O की, और कहा तो यह भी जाता है बेटा कि N2 और N में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, वो N की होती है। इस कहानी को हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले MOT के बारे में कुछ बातें नोट कर लेनी चाहिए। वो बातें ये हैं, पहली बात ये है कि when two atomic orbital जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट करते हैं, when two atomic orbital interact with each other, then due to क्या हुआ है, redistribution of energy, then due to redistribution of energy, two new molecular orbital is formed, ठीक है।
bonding molecular orbital, one is your bonding molecular orbital and second one is your anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा गौर से, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चर्चा करते हैं कि एमओटी का मेन उद्देश्य क्या था, क्यों आई ये थ्योरी। दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया गया, इस थ्योरी को जन्म दिया गया। तो this theory was given to prove paramagnetic behavior of O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताने के लिए हमने इस थ्योरी का उपयोग किया। खैर, कहानी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजों को और गहराई से हम जानते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट जैसे कि अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगर हम बात करें सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के पीछे जो लॉजिक है ये बताने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं सीक्वेंस के बारे में, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, होल्ड ऑन। यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं सीक्वेंस के बारे में, चर्चा अगर करता हूं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अप टू एन टू जो होता है बेटा, अप टू एन टू सीक्वेंस अलग होता है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे जल्दी से जो काम की बात है वो मैं आपको बताता हूं, जिससे आपका सवाल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अप टू एन टू, sp मिक्सिंग होने के कारण sp मिक्सिंग होती है। बस आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि sp मिक्सिंग होती है, और बियॉन्ड n2 जो है, बियॉन्ड n2 जो है वो sp मिक्सिंग नहीं होती। sp मिक्सिंग डू नॉट ऑकर, sp मिक्सिंग डू नॉट ऑकर, sp मिक्सिंग नहीं होती है। अगर हम बात करें कि अप टू n2 sp मिक्सिंग होती है और बियॉन्ड n2 sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो सीक्वेंस क्या क्या बनता है वो सुनने की जरा कोशिश कीजिएगा। एक सीक्वेंस आप समझ लीजिए, बाकी अगला तो आपको याद ही हो जाएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन होता है पाई 2px, पाई 2py, और होता है सिग्मा 2pz। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहां पे हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। कोई बदलाव नहीं होता, चूंकि यहां पे sp मिक्सिंग हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, sp मिक्सिंग होने की वजह से पाई की एनर्जी सिग्मा से कम रह जाती है। यही कारण है कि और सारी थ्योरीज ये बात कहती है कि पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। एमओटी कहता है पहले पाई भी बन सकता है, पहले पाई भी बन सकता है, पहले पाई भी बन सकता है। और जेईई मेंस का ये सवाल रह भी चुका है कि N2 के अंदर पहले दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, N2 के अंदर फर्स्ट टू बॉन्ड आर पाई बॉन्ड, फर्स्ट टू क्या होते हैं, पाई, और जो अगला होता है डेट इज सिग्मा, सिग्मा बोले तो सिंगल बॉन्ड, है ना। तो अगर हम बात करें N2 के अंदर पहले पाई, और सारी थ्योरीज ने कहा पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा। एमओटी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पहले पाई भी बन सकता है बाद में भी सिग्मा बन सकता है। अगर हम बात करें, आपको करना कुछ नहीं है, अप टू N2 सीक्वेंस क्या होता है, ड्यू टू sp मिक्सिंग पाई की एनर्जी घट जाती है कंपेयर टू सिग्मा के। अच्छा, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पाई 2px और पाई 2py को कहा जाता है, पाई 2px एंड पाई 2py को कहा जाता है डीजेनरेट p ऑर्बिटल। क्या कहा जाता है, डीजेनरेट p ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीजेनरेट p ऑर्बिटल। डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी बराबर होती है। डीजेनरेट वर्ड वहां यूज किया जाता है जहां पे एनर्जी बराबर होने की बात कही जाए, तो हम उसे कहते हैं डीजेनरेट। डी ऑर्बिटल यानी डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, डीजेनरेट p ऑर्बिटल यानी p ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। वहीं अगर हम बात करें कि यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड N2 क्या ऐसा होता है, sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहां सीक्वेंस क्या आएगा, सिग्मा 1s यहां है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां पे क्या हो गया आपका, बस सिग्मा 2pz पहले आ गया, बाकी सारा सीक्वेंस
एज इट इज। यहां पाई स्टार 2p x लिख दीजिए आप वैसे ही, यहां पाई स्टार 2p y लिख दीजिए आप वैसे ही, यहां सिग्मा 2p z लिख दीजिए आप वैसे ही, सिग्मा स्टार 2p z लिख दीजिए आप वैसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, बस यहां पे सिग्मा 2p z पहले आएगा और पाई 2p x और पाई 2p y बाद में आएगा। मेरे भाई जितने स्टार वाले आपको दिख रहे हैं ये स्टार वाले लोग कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है ये, तो ये लोग कौन से लोग हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जिन्हें कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग भी बना, बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग। सर सच कहूं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट यह आया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो अगर एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो दूसरा एंटी बॉन्डिंग बना, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। वीवीटी या फिर अदर थ्योरीज का कहना यह था कि पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई बनेगा। एमओटी ने उस बात को पूरे सिरे से नकार दिया, कहा पहले पाई भी बन सकता है बाद में सिग्मा बनेगा। उसका एक बेहतरीन एग्जांपल N2 खुद है। N2 में पाई पहले बनता है और अगर हम बात करें सिग्मा बाद में बनता है। इस तर्ज पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यही करवा देता हूं कि बेटा B2 के अंदर अगर बात किया जाए एक ही बॉन्ड होता है और वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। C2 के अंदर अगर हम बात करें, C2 के अंदर दो बॉन्ड होता है और दोनों का दोनों क्या होता है, पाई होता है, कोई सिग्मा नहीं पाया जाता। चलिए इस बात को एक्सप्लेन करते हैं इसी सीक्वेंस से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि B2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे सीक्वेंस में फिलिंग करूंगा, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए 1s2 2s2, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्ड बना टूटा। समझ रहा हो मेरी बात को, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके, बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। चूंकि इनकी एनर्जी बराबर है, एनर्जी बराबर होने की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हम लिखेंगे इनके लिए। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आप देखेंगे तो यहां टोटल आप देखिए जो स्टार वाले होते हैं इनको कहा जाता है ABMO, और जो अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करो कि जो नॉन स्टार वाले हैं उनको कहा जाता है BMO। क्या कहा जाता है, BMO कहा जाता है बेटा। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 1 2 2 2 4 4 2 6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है BMO माइनस ABMO। अगर मुझे इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कितना होगा, 2 2 4 2 6, बॉन्ड BMO में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, यहां 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, 1 आया। अब बेटा 1 जो बॉन्ड बन रहा है वो देखो इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो पाई में मौजूद है। यानी B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो होता है पाई बॉन्ड। आपको ध्यान रखना है ये बात। C2 के अंदर सिर्फ 2 बॉन्ड है, वो सिर्फ दोनों पाई बॉन्ड है। यानी अदर थ्योरीज ये कहती थी पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनेगा, एमओटी ने सिरे से नकार दिया, कहा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है पहले पाई बने और सिर्फ पाई बने। आप देख सकते हैं ये सिर्फ पाई का केस है। आप देख सकते हैं N2 के केस में उठा के, उसके अंदर पहले पाई बनता है बाद में सिग्मा बनता है। तो ये सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। मेरे साथ 2-3 बार आप लोग बोलेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर से बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर से बोलेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बस हमें चेंज क्या करना है, सिग्मा 2pz को N2 के बाद जाने पे पहले ला देना है। बस इतना छोटा सा चेंज करना है। पहला क्वेश्चन इनके सीक्वेंस पे बनता है बेटा। अब दूसरे सीक्वेंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरा सीक्वेंस कहां बनता है वो सुनो। दूसरा सीक्वेंस का सवाल जो बनता है वो बनता है आपका
बॉन्ड ऑर्डर पे। किस पे बनता है? बॉन्ड ऑर्डर। वैसे तो एक ट्रिक बता देता हूं जिससे डायरेक्ट आपका सवाल निकल जाएगा, लेकिन फिर भी 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे ही 13, 12, 11, 10, ये सब क्या है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इनमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो ये याद रखना है कि जो ये कहा जाता है 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे 0.5 कम करते जाना, कम करते जाना, कम करते जाना, कम करते जाना, और जैसे जैसे कम करते जाओगे यहां पे, वैसे वैसे ऊपर ऐसे ही जब जाओगे तो 0.5 बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। क्या करते जाना? बढ़ाते जाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं 13 वाले केस में, तो 13 वाले केस में क्या हो गया? 2.5। ऐसे ही 15 वाले केस में 2.5, 16 वाले केस में 2, 12 वाले केस में 2, यहां पे 17 वाले केस में 1.5, 11 वाले केस में 1.5, 10 में कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1, 18 में कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1। बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको सिंपली करना क्या है? ऊपर से नीचे आते जाते वक्त बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाना है। लेकिन ये ऐसा आप कहां कर पाएंगे? B2 या उससे आगे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, H2 हमें दे दिया, H2 प्लस दे दिया, उसके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें? तो उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि H2 2 माइनस के अंदर मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 2 हीलियम है, और हीलियम 2 होने का मतलब क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 2। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, इसके अंदर भी 2, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये बता रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, यानी 2, 2, 4, 2, 6, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 6। अब मुझे अगर पेयरिंग करवानी है तो मुझे पता है, मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे यहां पे भरना है 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 पेट भर गया रे बाबा, सिग्मा स्टार 1s2 पेट मेरा भी भर गया, सिग्मा 2s2 6 इलेक्ट्रॉन ये टोटल मैंने ऐसे भर दिए, 2, 2, 4, 2, 6। अब यहां पे अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूं, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ये 4। स्टार वाले को कहा जाता है ABMO, स्टार वालों को कहा जाता है, स्टार वालों को कहा जाता है, ABMO। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? तो स्टार में अगर मैं बात करूं, यहां बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, सॉरी यहां पे अगर हम बात करें तो टोटल 4 हैं, और ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 1 आया। मतलब He2 2 माइनस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल करते हैं, कहा जाता है He2 डू नॉट एग्जिस्ट, कहा जाता है He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 2 हीलियम है, 2 हीलियम का मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड तो बना लेकिन तुरंत टूट गया। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू फॉर्मूला BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। NCERT, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान और कई दफा जेईई मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया कि He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वजह बताइए। तो जो सीक्वेंस वाला मामला है, ये ट्रिक काम तो आएगी लेकिन B2 के बाद काम आएगी। वहीं अगर मैं बात करूं सीक्वेंस वाला जो मामला है, ये काम तो आएगा, लेकिन ये सीक्वेंस वाला मामला हर जगह आपको अप्लाई करने को मिलेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा सवाल इस पैटर्न पे बनता है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करके तीसरा पैटर्न का सवाल क्या बनाया जाएगा? बेटा जी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा, बॉन्ड की मजबूती उतनी ज्यादा आएगी, और उतना ही कम बॉन्ड की लेंथ आती है। लेकिन कई दफा ऐसा होगा सवालों के अंदर आपके साथ कि बॉन्ड ऑर्डर के केस में अगर हम बात करें तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम नजर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो जाए तो कैसे करेंगे? नेक्स्ट अप्रोच कैसे रखें? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो नेक्स्ट अप्रोच कैसे रखेंगे? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो। क्या चेक करोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो बीएमओ में 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 है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एबीएमओ के। अगर वो बीएमओ में है तो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एबीएमओ के। लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है वो पाई में है या पाई स्टार में है, या सिग्मा में है या सिग्मा स्टार में। अगर स्टार वाले ऑर्बिटल में है तो वो लेस स्टेबल होगा। ये सवाल 3 पैटर्न के यहां से बनते हैं। अब इसके बाद से 2 और मेजर चीजें हैं, उनको हम जान लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल जो हमसे पूछा जाता है दैट इज मैग्नेटिक नेचर के ऊपर। बेटा जी इसके मैग्नेटिक नेचर के ऊपर सवाल किया जाता है आपसे। मैग्नेटिक नेचर में आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा, कपल्ड मतलब डबल इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीसीज डायामैग्नेटिक होती है। जनरली कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। कैसी होती है? डायामैग्नेटिक। वहीं अगर स्पीसीज की बात करें, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो जनरली स्पीसीज कैसी मानी जाती है? पैरामैग्नेटिक। सर व्हाट इज डायामैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, उसके अंदर एक सब्सटेंस को रखा। अब ये सब्सटेंस 2 तरह का नेचर शो करेगा। हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होके फिर निकले, समझने की कोशिश करना। हो सकता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होके फिर निकले। तो अगर मैं बात करूं ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास बुला रहा है। मेरे भाई लोगों ने इसको नाम दिया पैरामैग्नेटिक। कैसा नाम दिया? पैरामैग्नेटिक। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर, अगर उस सब्सटेंस से दूर भाग रही है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उस सब्सटेंस से दूर भाग रही है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लोगों ने नाम दिया डायामैग्नेटिक। क्या नाम दिया बेटा? डायामैग्नेटिक दिया। दूर भाग रही है तो डायामैग्नेटिक नाम दिया। नाउ द पॉइंट कम्स, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। मैग्नेटिक नेचर जो है आप बड़ी आसानी से एक चीज बता रहा हूं उससे जज कर लोगे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। अगर बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी कंडीशन इवन नंबर ऑफ, तो ऑड तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। 13 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 11 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 9 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 17 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 15 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, ऑड नंबर दिखा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। अगर इवन में आपको क्या दिख जाता है? B2 दिख जाए, O2 दिख जाए या S2 दिख जाए, यानी कि बॉस, हुक्म का हिस्सा बॉस, समझ रहे हो? बॉस दिख जाए तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑल डायामैग्नेटिक। अगर इतनी कहानी आपको पता है सर, तो यकीन मानिए आप अपने जेईई मेंस का कोई भी सवाल लगाने के लिए पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। आप चाहें तो जेईई मेंस का सवाल ट्राई करके देख सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन AIEEE 2005 के अंदर आया। सवाल क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। हमसे दिया गया डायामैग्नेटिक कौन सा है। अगर मैं देखूं यहां पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। हीलियम के अंदर टोटल 4 होते हैं, चूंकि एक पॉजिटिव है इसलिए 4-1। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए? 3। H2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए? 1, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, H2+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। H2- के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। मैं मैग्नेटिक नेचर यूं ही बता सकता हूं, मुझसे पूछा गया था डायामैग्नेटिक बताओ। एक इस नंबर को छोड़ दो, एक यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सब ऑड है, यानी बाकी सब पैरामैग्नेटिक हैं, सब पैरामैग्नेटिक हैं, केवल H2 जो है वो क्या है? डायामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन पूछा गया है अगेन AIEEE 2006 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें से किनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, O2 के अंदर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो मैंने बोला था B2, O2 और S2 अगर मुझे दिख गया तो ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। वो मैं बता भी दूंगा सीक्वेंस से, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट अगर हम बात करें B2, O2, S2, इनको तो देखते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही है।
तो यहां 16 दिखेगा, ललचाएगा भी तुम्हारा मन कि यहां पे, तो तुम इसको करोगे भी कि हाँ चलो ये मतलब डायामैग्नेटिक। नहीं बेटा, ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। B2 को देख के सीधा मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है पैरामैग्नेटिक। समझने की कोशिश करना, ठीक है। N2 प्लस का मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, दो नाइट्रोजन मिलके 14, 14 में से एक क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13, 13 में से जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो तो 6 पेयर बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, यानी कि ये भी क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं O2 2 माइनस, मैंने बोला था B2 O2 और S2, ना कि O2 का खानदान आ जाए तो आप उसको पैरामैग्नेटिक मानोगे। O2 2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में 8, दो ऑक्सीजन में 16, 16 के ऊपर दो नेगेटिव है, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या होता है आपका? ये होता है आपका डायामैग्नेटिक। यानी अगर ये डायामैग्नेटिक है, मैं डायरेक्ट देख के लिख पा रहा हूं, यानी कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब हम चुटकियों के अंदर ये सवाल सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। करेक्ट आंसर वुड बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट द डायामैग्नेटिक बिहेवियर? AIEEE 2007 का ये सवाल है कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा। आपको पता होना चाहिए NO के अंदर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 मतलब यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बनेगा। ये कैसा नंबर है? ऑड। ऑड मतलब पैरा। ये कैसा हो गया? पैरा हो गया। अगर ये पैरा है तो मतलब ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। O2 को देख के तुम्हें लगेगा 16 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं डाया कर देता हूं, लेकिन याद रखना B2 O2 और S2 ये तीन पैरामैग्नेटिक होते हैं। मैं लास्ट में करके भी बता दूंगा। O2 प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव कम कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल 15, और 15 का मतलब यह है कि 14 इलेक्ट्रॉन तो अपना जोड़ा बना लेंगे मेरे भाई, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन यहां बच जाएगा जो अपना जोड़ा नहीं बना पाएगा, और उसके बेसिस पे हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। हालांकि अभी जस्ट हम सवाल को सॉल्व करके आए हैं और हमें पता है O2 2 माइनस के अंदर अगर आप देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाने की वजह से ये कैसा हो जाएगा? डाया। हमारा आंसर अगेन करेक्ट होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड? यहां पे आप देखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन से हुआ है 15 इलेक्ट्रॉन। नो डाउट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कैसे? इसका बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से देखोगे 2 आएगा और इसका आएगा 2.5। कौन सी ट्रिक की बात कर रहे हो सर? बेटा मैं इस ट्रिक की बात कर रहा हूं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और 15 है तो 2.5 हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है, जबकि इसका अगर हम बात करें 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इससे अगर प्लस आ गया मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। ये नहीं हो सकता। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस का मतलब 11 हो चुके हैं, अगेन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या अपना? ये NO2 की अगर हम बात करें तो NO2 के केस में क्या होता है? देखना, ये डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पे अगर हम बात करें NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव का मतलब कितना है? तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास? ऑक्सीजन। 7 इलेक्ट्रॉन किसके पास? नाइट्रोजन। 8 7 कितना हो गया? 15। एक पॉजिटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, कितना आया इलेक्ट्रॉन? 14। बॉन्ड ऑर्डर लगभग अगर मैं बात करूं यहां पे 3 है, और यहां पे देखोगे तो यहां ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1.5, यानी 1.5 से 3 बढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ा है, पहली चीज। अब जरा गौर से सुनो, उसने बोला है कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल गया। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब यहां 14 इलेक्ट्रॉन है और यहां देखोगे 15 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां एक अनपेयर्ड, यहां कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे इवन नंबर का इलेक्ट्रॉन है। मुझे पता है B2 S2 और O2 को मैं छोड़ दूं तो ये सब की सब इवन कंटेनिंग कैसी होती हैं? डायामैग्नेटिक होती हैं, और ऑड कंटेनिंग कैसी होती हैं? पैरामैग्नेटिक होती हैं। अब सवाल ये थोड़ी था, सवाल तो आपका ये है कि द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज
चेंज्ड, मैग्नेटिक बिहेवियर बदला है और बॉन्ड ऑर्डर भी बदला है। तो यहां पे देखिए ये पहले भी पैरामैग्नेटिक था, ये अभी भी पैरामैग्नेटिक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे तो ये पहले पैरामैग्नेटिक नहीं था, और अभी अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये क्या बन चुका है, डायामैग्नेटिक। सॉरी, ये पहले पैरामैग्नेटिक था, अब क्या बन चुका है, डायामैग्नेटिक। खैर, ये पहले पैरा से अभी भी पैरा है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो संभवतः आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू, ये जेईई मेन 2013 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायामैग्नेटिक बिहेवियर। मैंने आपको कहा कि B2, O2 और S2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपको दिखेगा आप उसको मार्क कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ चुका है, N2 होगा। संभवतः हमने कितने जेईई मेंस के सवाल कर लिए, आई थिंक 1 2 3 4 5। छठवें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, चंद मिनटों के अंदर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन बोथ स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको सच बताऊं, H2+ का मतलब क्या है, H2+ का मतलब हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है अब, ठीक है। H2 का मतलब एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, और 2- का मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कहानी लिखते हैं। सबसे पहली चीज σ1s1 इसके लिए बनेगी हाइड्रोजन के लिए, और हीलियम के लिए क्या बनेगी, σ1s2 σ*1s2, फिर उसके बाद σ2s2। अब देखो दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, माइनस एबीएमओ में 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया आपका, बॉन्ड ऑर्डर 1। यानी ये तो एग्जिस्ट करेगा, He2- जहां जहां दिया गया है ये एग्जिस्ट करेगा, ये और ये दोनों तो एग्जिस्ट करेंगे। अब समझने की कोशिश करना, He2- एग्जिस्ट करेगा। अब देख लेते हैं He2+ भी एग्जिस्ट करता है क्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से 1 माइनस कर दीजिए। अब इस बार कितने इलेक्ट्रॉन, 6 नहीं सॉरी, अब अगर मैं बात करूं He2+ है ना, यानी He2+ का मतलब He2 में 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 घटा दीजिए, बचा कितना आपके पास, तो बच गया आपके पास, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बच गया आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कंफ्यूग्रेशन लिखते हैं, σ1s2 σ*1s2, नहीं 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो σ1s2 ही होगा। मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बीएमओ में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एबीएमओ में तो अता पता ही नहीं है, डिवाइड बाई 2, यानी 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 1। यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक बार He2 का निकाल के चेक करते हैं जरा थोड़ा सा। तो यहां पे देखिए बेटा, He2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब σ1s2 σ*1s2, यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 0, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Li है, Li2- है, Li2+ है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इनमें से ऑर्डर बताइए। Li2 का अगर मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लिथियम से मिलकर बना है, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Li2- की, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो 1- का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Li2+ की, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए एक एक करके लिखना शुरू करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। σ1s2 σ*1s2, 5 में से 4 खत्म हो चुके हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा, σ2s1। बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, एबीएमओ में कितना, 2 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ। आप निकाल के चेक कर लीजिए। यहां पे σ1s2 σ*1s2 σ2s2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 1। बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा अभी तक आया। आगे आ जाओ, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s1। बॉन्ड ऑफ बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, हाफ। मुझे पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा Li2, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे एबीएमओ के अंदर है बेटा,
और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा बीएमओ के अंदर है। आपको पता है बीएमओ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू एबीएमओ के। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक? मैंने आपसे बोला कि अगर आपको B2 दिख जाए, अगर आपको O2 दिख जाए और अगर आपको S2 दिख जाए, यानी कि मेरे भाई ये 2017 के अंदर आया, ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। यानी B2 हुआ, O2 हुआ, ये तो अपने पैरामैग्नेटिक हैं। उसने पूछा है कौन नहीं है, मार्क द वर्ड, कौन नहीं है। कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8, 8 और 6 कितना? इलेक्ट्रॉन 14। नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, 8 और 7 15। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये कैसा नंबर है? तो ये आपका ऑड नंबर है, और चूंकि अगर ये ऑड नंबर है यानी कि ये कैसा होगा? पैरा होगा। और अगर मैं बात करूं ये कैसा होगा? इवन नंबर है, और इवन नंबर में केवल 3 को छोड़ दिया जाए, B2, O2, S2, यही पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। तो इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इनमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14। यहां पे देखिए O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन के पास 8, दो ऑक्सीजन के पास 16 और एक नेगेटिव का मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां कंफर्म है 8। अरे 16 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बन जाएंगे 8 और एक बच जाएगा। N2 प्लस, N2 2+ के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14। 14 में से 2 घटा दो, कितने हो गए? 12, यानी यहां भी 6 जोड़े बन जाएंगे। O2 2- के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कितने ऑक्सीजन? 2, 8 दूना 16 और 2 नेगेटिव का मतलब यहां पे 18। 18 इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे भी जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा कहां नहीं बन पाएगा? बी पार्ट में। करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2014 ऑनलाइन के अंदर सवाल पूछा गया, तो इसे हम कहते हैं O2- के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ, द करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सोन, यहां पे आपको यह बताना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वही बात है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इस वाले पॉइंट से यह सवाल होना है, और आप निकालने में अगर सक्षम रहे तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आप देखेंगे एक है O2, एक है O2- और एक है N2। खटाक से निकाल सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन, 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन यहां पे, और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, वहीं अगर मैं बात करूं 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड की मजबूती उतना ज्यादा उसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि N2 को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, देन O2 को, और देन क्या होगा? O2-। ऐसा ऑप्शन अगर मुझे कहीं नजर आता हुआ नजर आया तो मैं डेफिनेटली उसे आंसर मार्क कर दूंगा। डेट इज थर्ड ऑप्शन। मेरा आंसर यहां पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जेईई मेन 2015 ऑनलाइन का, और ये मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं डेफिनेटली चाहता हूं आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं क्रैश कोर्स की सीरीज के अंदर। थैंक यू वेरी मच। मैंने करीबन लगभग 10 से 12 सवाल आपको सीधा इस कंसेप्ट के थ्रू कराना चाहा। एमओटी का सवाल आप एडवांस का, मेंस का, कुछ भी अब घर बैठ के ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।